नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुछ दिनों से क्लास आपका रुका हुआ था और हम लोग आज से फिर से क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अगर आप वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे हैं तो वीडियो को जाकर शुरू से देखिएगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का जो एनालिसिस है 60 से 70% आपका कंप्लीट करा दिया गया, 30 से 40% बचा हुआ जो हम लोग जल्द ही कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए पहले, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो अभी तक तो जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ इसका PDF दिया जाता है और जो भी वर्तमान में जो चर्चित खबर हो गया, न्यूज हो गया, उसको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे रिलेटेड जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा वो सारा प्रश्न आपको बताया जाएगा। एग्जाम के जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जाएगा उससे संबंधित सारा प्रश्न आपको बताया जाएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते बिना देर किए हुए। आज का जो पहला प्रश्न है यूएन, हम लोग क्या बोलते हैं यूएन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन का 193वां सदस्य यानी 193 सदस्य किसे चयनित किया गया। जैसे पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य, इस तरह से होता है। तो यही बताना आपको कि 193वां जो सदस्य है कौन सा है, यानी कौन सा देश है। तो नाम क्या है, दक्षिणी सूडान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ सूडान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न बनेगा यूएन का स्थापना कब हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का स्थापना हुआ। इसलिए हम लोग 24 अक्टूबर को संयुक्त यूनाइटेड नेशन जो बोलते हैं यूएन दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क यूएसए में। न्यूयॉर्क यूएसए में, इसको नोट कर लीजिएगा, सारा प्रश्न पूछा जाएगा नहीं, पूछा गया है। यहाँ पे न्यूयॉर्क करिएगा, आगे न्यूयॉर्क यूएसए में। और इसका जो अंग है यूएन का कितना है, टोटल 6, जिसमें से आपको 2 याद रखना बहुत जरूरी है। एक हो गया सुरक्षा परिषद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में एससी, सेक्रेटरी काउंसिल। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं समझिएगा, सेक्रेटरी काउंसिल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद हिंदी में क्या बोलते हैं, सुरक्षा परिषद। टोटल यूएन का अंग कितना है, 6, जिसमें से एक मुख्य अंग है सुरक्षा परिषद। और एक जो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय IGC, इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट, IGC, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसको लिख लीजिएगा आप हिंदी में। तो यहां से प्रश्न पूछेगा सुरक्षा परिषद में टोटल जो सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, 15। 5 जो सदस्य होते हैं क्या होते हैं, अस्थाई। एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। अस्थाई और जो 10 सदस्य है क्या है, अस्थाई। टोटल मिला के 15 सदस्य है। जो अस्थाई सदस्य है, यहाँ पे अस्थाई सदस्य लिख लीजिएगा, अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य कितना, 10। और इसका जो कार्यकाल होता है कितना वर्षों के लिए होता है, 2 वर्ष। ये भी नोट करिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। 2 वर्षों के लिए होता है अस्थाई सदस्य का कार्यकाल। और जो अस्थाई सदस्य होता है कितने होता है, 5। और इसी के पास होता है वीटो पावर। वीटो पावर, इसके पास क्या होता है, वीटो पावर। यहां से प्रश्न ये पूछेगा कि अस्थाई सदस्य का मेंबर कौन सा देश नहीं है। तो आपको अगर ये मालूम रहेगा कि जो 5 अस्थाई सदस्य देश है उनमें कौन कौन शामिल है, उसको नोट करिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां से इसमें नोट करिएगा, देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप नोट करिएगा
5 जो अस्थायी सदस्य है कौन कौन सा? यूएसए, अमेरिका, रूस, फ्रांस, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन। ये जो क्या है, वीटो पावर इनके पास है। क्या है? वीटो पावर है। यही है 5 अस्थायी सदस्य। ये पूछेगा। और आपको हम बताएं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एक अपवाद है। जितने भी यूएन के अंग है सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। लेकिन जो एक अपवाद है, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। ये प्रश्न पूछेगा, द हेग, नीदरलैंड में। तो इसको याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 193वां जो 193वां जो सदस्य देश है कौन सा है? दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? 1773 का चार्टर एक्ट। 1773 का चार्टर एक्ट था, जिसको हम बोलते हैं विनियमन अधिनियम 1773। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और 1919 इसको बोलते हैं मार्लो मिंटो सुधार। कब आया? 1909 में। सीधा प्रश्न पूछेगा, मार्लो मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। सीधा प्रश्न पूछेगा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1700, ध्यान से सुनिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर से सुनिएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। जो शुरू में जो मिला था पद कौन सा था? गवर्नर सिर्फ था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पूछेगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। देखिए वारेन हेस्टिंग, आप ध्यान से देखिए। और पूछा प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम गवर्नर पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड बोल रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड विलियम बेटिंग, वो याद आ रहा है, वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, अंतिम जो गवर्नर है वही क्या बना? गवर्नर जनरल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये याद रखिएगा। और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसके तहत 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। यहीं से शुरू होता है बंगाल का गवर्नर जनरल का पद। तो आप यहां से याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रथम जो हाई कोर्ट है कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में। इसको भी नोट कर लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम जो 1858 है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके तहत जो भारत का जो गवर्नर जनरल था से क्या पद कर दिया गया? वाइसराय। भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था उसको क्या कर दिया गया? वाइसराय। तो भारत के पूछेगा प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और जो शासन था भारत, जो ब्रिटिश जो सरकार का जो शासन था, ये सीधा कहाँ चला गया? ब्रिटेन के क्राउन के पास चला गया। जो कंपनी का जो शासन था भारत पे, ये किसके हाथों में चला गया? ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में चला गया। तो ये सीधा प्रश्न पूछा 1858 में। और चार्टर अधिनियम 1853 उतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप याद रखिएगा। लेकिन 1909 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? ये फैक्ट प्रश्न है, 14 नवंबर 2004 को। और देखिए यहां से याद आया, 14 नवंबर को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। किन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है?
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस पे मनाया जाता है बाल दिवस 14 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न हो सकता है क्योंकि डीप में जाकर पूछा गया प्रश्न है, तो ये डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। इसका राइट आंसर क्या है, लेकिन ये सब जो प्रश्न है फैक्ट प्रश्न है, आपको याद करना पड़ेगा। और याद कैसे होगा, जब आप बार बार प्रश्न को पढ़िएगा। रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट, पढ़ाई का दूसरा नाम ही है रिवीजन। तो आप बार बार पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। याद होगा नहीं वैसे आपको, जैसे ही आप अगर एग्जाम में गए प्रश्न पूछेगा तो ऑप्शन जैसे ही अगर आप कहीं भी एक दो बार माइंड आपका जो है रीड किए, मतलब रीड उसको किया है, तो आप क्या करिएगा, उसका आंसर आप बता लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अदित पर्याय सूत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और प्रथम उपदेश महात्मा जो गौतम बुद्ध थे कहाँ दिए थे, सारनाथ में। ये भी प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी नहीं है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। ध्यान से पढ़िए, नहीं है कहने का मतलब सुषुप्त ज्वालामुखी नहीं है, और सुषुप्त ज्वालामुखी है इसका कहने का मतलब आपको बताना कौन सा है। जापान में स्थित सकुराजिमा, देखिए यहां से प्रश्न क्या बनेगा, सीधा पूछेगा सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जापान में। एक प्रश्न बनेगा माउंट इरेब्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में। एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, इटली में। स्ट्रॉम बेली जो ज्वालामुखी ये भी कहाँ स्थित है, इटली में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किससे कहा जाता है, स्ट्रॉम बेली ज्वालामुखी को। ये भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हवाई में स्थित मौना केआ ज्वालामुखी, ये सीधा प्रश्न पूछा, मौना केआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, मौना केआ। इसको आप याद रखें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है, भारत में, अंडमान निकोबार में। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगर आप इटली को देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे है इटली, और ये क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर, ये पूरा जो हो जाएगा भूमध्य सागर। यहाँ पे स्थित है जिब्राल्टर जल संधि, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी। सीधा प्रश्न पूछा है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को। और ये जोड़ता किसको है, भूमध्य सागर को और अटलांटिक ओशियन को। और ये अलग किसको करता है, जल संधि कहने का मतलब दो बड़े जलाशय को जोड़ना, और जो आपका हो जाएगा स्थल को अलग करना, दो बड़े जलाशय को जोड़ना और स्थल को अलग करना। जोड़ता किसको है, अटलांटिक ओशियन और भूमध्य सागर को। अलग किसको करता है, स्पेन और मोरक्को को। स्पेन में ही COP 25 का आयोजन हुआ, और COP 26 का आयोजन कहाँ हुआ, ग्लासगो स्कॉटलैंड। यहाँ पे है स्कॉटलैंड, ग्लासगो में। COP 26 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा प्रश्न पूछेगा, तो इसको आप याद रखिएगा। ये हो गया। और भूमध्य सागर की कुंजी तो आपको बता दी, जिब्राल्टर जल संधि को। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्रॉमबेरी ज्वालामुखी को। स्ट्रॉमबेरी ज्वालामुखी को, स्ट्रॉमबेरी ज्वालामुखी को कहा जाता है, स्ट्रॉमबेरी। यहाँ से और एक और प्रश्न पूछेगा, यहाँ पे है भूमध्य सागर, यहाँ पे है लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को सवेज नहर किसे जोड़ता है, से प्रश्न पूछेगा। सवेज नहर किसको जोड़ता है, सवेज नहर किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो भी प्रश्न रिपीट हो रहा है बार बार, ये रिपीट हुआ मतलब जो भी प्रश्न अभी हम लोग जो कर रहे हैं रिपीट बार बार मतलब हो रहा है। ये आप अगर वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे, जो अगर आपका जो वीडियो नंबर है पहला नंबर वीडियो से देख रहे होंगे, ये सब सारा प्रश्न आपको करा दिया गया। हम आपको बताए थे कि दो तरह से प्रश्न यहाँ पूछेगा, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक तो पूछेगा नाम दे देगा युग, जिसमें गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य। और उसमें भी ज्यादा डीप में जाएगा तो गुप्त साम्राज्य में भी किसका कार्यकाल था, 4वीं शताब्दी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के कार्यकाल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है।
तो यहाँ तो सीधा प्रश्न पूछा गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन ये दिया है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में भी अगर अंदर जाकर ऑप्शन देगा तो क्या हो जाएगा आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है, यूरेनियम 235। ये सीधा प्रश्न पूछेगा। और यूरेनियम 235 का उपयोग पहले जो परमाणु बम जो अमेरिका गिराया था जापान पे, पहला जो परमाणु बम था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। और जो सेकेंड गिराया था, जो पहला परमाणु बम था वो किससे बना था, प्लूटोनियम से। लेकिन जो सेकेंड जो परमाणु बम गिराया था कब गिराया था, एक 6 अगस्त एक 9 अगस्त। 6 अगस्त 1945 को नोट करिएगा, 6 अगस्त 1945 और एक है 9 अगस्त 1945। एक है हिरोशिमा एक है नागासाकी। अगर आप हिरोशिमा लिखेगा तो एच से लिखेगा और नागासाकी लिखेगा तो एन से लिखेगा। जो पहला परमाणु बम गिराया गया था कहाँ गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा पे गिराया गया था। नाम क्या था, लिटिल बॉय। उसमें क्या यूज किया गया था, प्लूटोनियम। और जो दूसरा परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी पे, ये भी कहाँ पड़ता है, जापान में। और एक कब गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को। इसका नाम क्या था, फैट बॉय। इसमें किसका यूज हुआ था, यूरेनियम का। ये सारा प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है, हृदय रोग। हृदय रोग का उपयोग किया जाता है, हृदय रोग में अर्जुन वृक्ष के छाल का उपयोग किया जाता है। अब हृदय रोग मतलब जो अर्जुन वृक्ष है वो कैसा, तो अर्जुन वृक्ष आप बहुत देखेंगे लेकिन हम लोग इसके बारे में जानते नहीं है। ये वृक्ष आपके जो ये वृक्ष है ये आपके आसपास में ही होगा, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि वृक्ष जो आपके आसपास में है या नहीं है। इसी का नाम क्या है, अर्जुन वृक्ष। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, हृदय रोग। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, देखिए यही है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो आप नोट कर लीजिएगा, ये फैक्ट प्रश्न है सब। नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा, भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और इनको संविधान का जननी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सत्यजीत रे, फिल्म निर्देशक। एक यहाँ ये बहुत ही सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है सत्यजीत रे। इनको भारत रत्न भी से सम्मानित किया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था, 1969 में। और 1969 में ही देखिए 1969 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ष है। 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ। 1969 में ही इसरो का स्थापना हुआ। 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में ही पहली बार मानव चंद्रमा पे गया। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। और भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ, 1954 से। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के जन्म दिवस पे बाल दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। और परूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्षता यानी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रश्न पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष, एक है अस्थायी अध्यक्ष। ये क्या थे, या तो प्रश्न पूछेगा प्रथम बैठक के अध्यक्षता कौन किए संविधान सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या दूसरा अस्थायी या दूसरा डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, आप नाम सुने होंगे, हरित क्रांति के जनक, विश्व में सीधा प्रश्न पूछेगा, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका कहने का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है, यानी विश्व में बारे में बात कर रहा है। विश्व में हरित क्रांति के जनक सिर्फ पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगर मेंशन कर देगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में पूछेगा एम एस स्वामीनाथन, और सिर्फ पूछेगा हरित क्रांति के जनक, इसका कहने का मतलब विश्व में बात कर रहा है तो नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति से संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि एवं पर्यावरण से। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछेगा हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, या विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, या सिर्फ हरित क्रांति के जनक बोलेगा तो भी आंसर क्या होगा? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में पूछेगा एम एस स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। फिल्म दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार हो गया। खेल में राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है, राजीव गांधी पुरस्कार जो दिया जाता था, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया। नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। और कितना जो राशि दिया जाएगा, अब कितना दिया जाएगा? 25 लाख। सर्वश्रेष्ठ ये सब पुरस्कार है जो आपको हम बता रहे हैं। खेल में मेजर ध्यानचंद, पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, अब क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। राशि कितना हो गया? 25 लाख। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार सबसे हो जाएगा। और फिल्म में दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी को भारत की राजभाषा, और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343। इसको नोट कर लीजिएगा, सीधा प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। परसांतक क्या बोलते हैं? परसांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? ट्रैंक्विलाइजर, इसका नाम क्या? ट्रैंक्विलाइजर। सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? चिंता। अगर आप चिंता में रहेंगे तो क्या आपको दिया जाएगा? ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर ये आपको दिया जाएगा। इंजेक्शन का नाम है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रशांतक। मधुमेह रोग, मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। कैंसर क्वाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, यानी क्वाल्ट 60। डायरिया एक किससे होता है? तो डायरिया जो हो जाएगा मतलब आप जो भोजन हो गया, यानी जीवाणु से भी कह सकते हैं, या आप जो गंदा हो गया, जो भी मतलब गंदगी सबसे डायरिया फैलता है, या जीवाणु भी देगा ऑप्शन में तो भी आंसर हो जाएगा। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। कैंसर क्वाल्ट का उपयोग करते हैं 60। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत के सबसे तेज एवं पहले वन मिनट रुकिएगा। देखिए 1 मिनट। देखिए इसका आंसर क्या होगा? भारत के सबसे तेज एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रति उसका प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स संगठन की विशेषता क्या है? इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स संगठन की विशेषता क्या है? जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ISRO और IPRC। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 जनवरी 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या पूछा, संगठन की विशेषता क्या, विशेषता पूछ रहा। तो यह तरल नोदन नियंत्रण पैकेजों के परीक्षण, संयोजन एवं एकीकरण संबंधी कार्य करता है। क्या करता है, तो नियंत्रण पैकेजों के परीक्षण, संयोजन एवं एकीकरण संबंधी एक कार्य करता है। कौन, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स संगठन की विशेषता क्या है। तो इसरो से ज़्यादा रिलेटेड यहाँ प्रश्न पूछेगा। स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ स्थित है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, के सिवान। और के सिवान को क्या किस नाम से जाना था, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, के सिवान। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। ऐसा मोस्ट प्रश्न है, आप याद रखिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखल। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया, पानीपत का प्रथम युद्ध में। कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761 में। किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। और जो दूसरा युद्ध था कब हुआ था, 1556 में, हेमू और अकबर के बीच। अकबर और हेमू के बीच। अकबर और किसके बीच हुआ था, हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीता हेमू हारा। ये कौन सा जगह, सेकेंड और ये थर्ड। तो अगला प्रश्न चलते हैं और ये फर्स्ट हो जाएगा। ये सब पानीपत का युद्ध है। इनमें से कौन सा IPBES का सही पूर्ण रूप है। तो जो फुल फॉर्म है आपको याद नहीं रहना चाहिए, मतलब याद आपको रखना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना, 1 से 2 बार पढ़ लेना। जैसे ही ऑप्शन मिलेगा आप इसका आंसर कर लीजिएगा। नाम क्या है, IPBES का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब जैव विविधता, और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। और 22 का आंकड़ा हम आपको बताए थे, एक होता है 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो सबसे पहले क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है, 17 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रहना चाहिए, इसका फैक्ट प्रश्न, 17 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल पे नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप जाकर टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, जिसका आपको PDF मतलब इसका PDF आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है, और जो भी वर्तमान में न्यूज या खबर चर्चा में रहता है उसको आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तब वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और सबसे खास बात यह है कि वहाँ आपको ऑफिशियल पेपर किसी भी एग्ज़ाम का प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप एग्ज़ाम के रियल मतलब आप एग्ज़ाम को सीरियस में तैयारी कर रहे हैं, सीरियस करने का मतलब आपको दिन रात मेहनत नहीं करना है, यानी सीरियस मतलब आप रियल में जॉब लेना चाहते हैं, तो आप जाकर वहाँ जरूर ज्वाइन होइएगा। और जो भी वर्तमान में एग्ज़ाम हो रहा है, इससे आपको यह पता चलेगा किस टाइप का प्रश्न पूछता है, किस तरह से पूछता है, ये सब आपको मालूम चलेगा। जब आप क्या करिएगा, तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसको आप पढ़िएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।